गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर फर्स्ट यूनिट का। ये हमारा इसकी वीडियो मैं भेजना भूल गया था, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट अ लेक्चर ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको मैं बुक से समझा दूंगा आपको, और जो आपको नोट्स कवर करने हैं जो मैंने भेजे हुए हैं तो वो कर लीजिए, या फिर जो बुक है वो कर लीजिए। These are equivalent. So start करते हैं। Basically, what is the principle of half wave rectifier? It is based on the principle that in a p-n junction diode, the current flows only if it is forward biased, and negligible current flows if it is reverse biased. As you know, p-n junction diode को जब हम करते हैं फॉरवर्ड बायस तो करंट फ्लो करता है इजीली। जब हम करते हैं रिवर्स बायस, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन, करंट फ्लो नहीं करेगा और नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम। इन द सर्किट डायग्राम यू कैन सी हियर दैट वी आर हैविंग अ p-n junction diode using a step down transformer. Step down transformer is a device which is used to reduce the value of voltage. ये प्राइमरी कोइल है, ये सेकेंडरी कोइल है, ठीक है। एंड दिस इज काइंड ऑफ आयरन रोड। ये हमने एसी इनपुट अप्लाई किया है, वी इनपुट जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ हमने 220 वोल्ट प्रोवाइड किया है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा अबाउट 10 वोल्ट के आसपास। बिकॉज इतनी हाई वोल्टेज के ऊपर डायोड वर्क नहीं करता, तो हमने इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी सर्किट के अरेंजमेंट के बारे में। द बेसिक सर्किट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर, हैविंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, विच इज़ हैविंग प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल, ठीक है। जो मैंने बताया आपको उसको आप पॉइंट्स पे लिख दीजिएगा। ट्रांसफार्मर है, एसी इनपुट है, लोड रेजिस्टेंस है, p-n जंक्शन डायोड है, ठीक है। ओके, बात करते हैं थ्योरी, मतलब हाउ इट वर्क्स एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी चेंजेस पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ओके, नाउ वन थिंग यू मस्ट बी नोन हियर दैट एसी इनपुट है हमारे पास, तो पोलैरिटी क्या होती है हम जानते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करती है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इनिशियली इसकी जो पोलैरिटी हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पोलैरिटी हमारे पास क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पोलैरिटी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नाउ यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है दैट इज ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हम जानते हैं इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है अपोजिट होती है किससे, जिसने इसको प्रोड्यूस किया। यानी कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यह नेगेटिव है, नेगेटिव कनेक्टेड है डायोड के P से, पॉजिटिव डायोड के N से, यानी कि इस केस में हमारे पास करंट, इसमें हमारे पास जो डायोड है डेट बिकम्स रिवर्स बायस और करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसका मैंने उल्टा कर दिया, मान लो यहाँ पे नेगेटिव है आपका और यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, हेयर बिकम्स पॉजिटिव, हेयर बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव P से और नेगेटिव N से, डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस है हमारे पास तो करंट विल बी रेजिस्टेंस वुड बी नेग्लिजिबल एंड करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, और जो करंट आपका इस दिशा के अंदर मूव करेगा ऐसे, ठीक है। एंड वी विल गेट एन आउटपुट करंट, एन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ हियर दैट व्हेन वी आर अप्लाइंग पॉजिटिव पोलैरिटी, वी आर अप्लाइंग पॉजिटिव पोलैरिटी, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रही है।
लेकिन जैसे हम अप्लाई करते हैं नेगेटिव पोलैरिटी, यानी कि नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है, तब डायोड बिकम्स रिवर्स बायस और करंट फ्लो नहीं करेगा और आउटपुट वोल्टेज बिकम जीरो। तो यानी कि इस केस में हमारे पास देयर इज नो आउटपुट। अगेन व्हेन द पोलैरिटी चेंजेस एंड वी कम टू पॉजिटिव पोलैरिटी, अगेन डायोड बिकम्स रिवर्स फॉरवर्ड बायस एंड वी गेट एन आउटपुट वोल्टेज। Again when the polarity changes and the input voltage go into the negative polarity, then the diode becomes reverse bias and the resistance would be large and there will be no current and no output voltage। ठीक है, तो hence we can simply say here that जिस पोलैरिटी के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस है वहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, जिस पोलैरिटी के लिए डायोड हमारे पास रिवर्स बायस है वहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही वर्किंग इसने इसके अंदर लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, डैट ये बोल रहा है हमारे पास ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी कोयल का जो अपर एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर एंड हो जाएगा नेगेटिव आपका, और डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस और कंडक्ट करेगा और करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ इनपुट साइकिल अपर एंड बिकम्स नेगेटिव एंड लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, पी एन जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस एंड देयर इज नो करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये समझाया आपको, बड़ा आसान सा था ये इसकी थ्योरी। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम, उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, थ्योरी थी, हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द डीसी करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है, यानी कि जो ये अपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है उसको हम शो करते हैं ई के द्वारा। अभी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इसको हम शो करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पर ई एम शो करता है इस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी शो करता है इसका बिहेवियर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी हमारे पास टाइम है। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई एम, इसका एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी। नाउ यू विल सी हियर डैट, मान लेते हैं कि जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस है उसके दौरान भी उसके अंदर हल्का सा रेजिस्टेंस है और उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। उसकी वैल्यू है स्मॉल आर एफ, और जो लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसकी अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रही है उसको हमने शो किया है आर एल के द्वारा। नाउ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखी थी, ऐसे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस करंट। द इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट इज गिवन बाय व्हाट, जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है बटे में रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, यूजिंग ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। सो ई एम साइन थीटा आपका क्या वोल्टेज है, आर एफ प्लस में आर एल हमारे पास क्या टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये करंट हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, यानी कि व्हेन दी थीटा इज मोर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई। यू कैन इजिली सी फ्रॉम ए डायग्राम डेट जब हमारे पास जो थीटा है जीरो से पाई, जीरो और पाई के बीच में हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट करंट हमें मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो थीटा है पाई और 2 पाई के बीच में आ जाएगा तो हमें कोई आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आई की वैल्यू इतनी होती है कब, जब थीटा की वैल्यू जीरो और पाई के बीच में लाई करती है, और आई जीरो होता है कब, जब थीटा पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी वेव का एक कंप्लीट साइकिल चलता है जीरो से लेकर 2 पाई तक, मतलब जीरो से लेकर 360 तक, उसे बोलते हैं कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम करंट कितना होगा, सो यू कैन सी हियर दैट दिस वैल्यू, यानी कि ई एम बटे में आर एफ प्लस आर एल इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन जो साइन थीटा है वो आपको वेरिएबल है, क्योंकि ओमेगा वेरी करने पर, टाइम वेरी करने पर जो साइन की वैल्यू वेरी कर रही है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू द लोड। ठीक है, तो हमने एक चीज़ आई एम देख लिया क्या होता है, अब निकालते हैं डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। इसको हम शो करते हैं, हम जानते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है करंट की, दैट इज़ द टोटल करंट बाय में टोटल टाइम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
इंस्टेंटेनियस करंट के निकालेंगे टोटल वैल्यू। कैसे निकालेंगे? उसको करेंगे इंटीग्रेट ओवर द कंप्लीट साइकिल और डिवाइड करेंगे कंप्लीट साइकिल का चीज जितना टाइम है हमारे पास। टाइम कितना है हमारे पास? 2 पाई है, तो टोटल करंट पाई में टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, सो इसलिए इसको लिखा गया है द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग द इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट को एवरेज करके हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसको जो लिमिट है डिवाइड के 2 पार्ट्स में, 0 से पाई अलग कर लिया, पाई से 2 पाई अलग कर लिया। अलग क्यों किया है? क्योंकि 0 से पाई में जो वैल्यू आई की अलग है, पाई से 2 पाई में जो वैल्यू आई की वो अलग है। तो अलग करने पर IDC वापस क्या हो जाएगा? ये 1/2 पाई एज इट इज, इस यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू। आई कहाँ से आ गया? आई यहाँ से आ गया EM साइन थीटा बाय RF प्लस RL, और ये टर्म आपकी एज इट इज प्लस में आई आपका हो गया 0, इस लिमिट के लिए 0 हो गया। ये तो ठीक है, आपका खत्म हो गया। अब आ रही है इसकी, अब ये कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, बाहर आ गया। अंदर बचेगा हमारे पास क्या? केवल साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो हम जानते हैं टर्म एज इट इज, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। लिमिट पुट करेंगे पाई और 0। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, कोस पाई माइनस कोस 0। ठीक है, कोस पाई -1 होता है और कोस 0 भी -1 ही होता है, -1, ये आपका यहाँ से आ गया। सो उसको सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस वैल्यू। और ये क्या आपका? ये आपका है IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये दिखा रखी है हमने यहाँ पे। तो पुट करेंगे यहाँ पर, वी गेट IDC इज इक्वल टू IM बटे में पाई। ठीक है, तो हमने एवरेज वैल्यू आउटपुट करंट की या फिर DC वैल्यू आउटपुट करंट की निकाल ली है। ठीक है, इसके आगे वाला जो पार्ट है हमें नहीं करना है ये वाला पार्ट। अब सीधा मूव करते हैं किसके ऊपर? RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट के ऊपर। RMS वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। वही है हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है करंट की एवरेज वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। सॉरी, जो करंट है हमारे पास, करंट की स्क्वायर वैल्यू का एवरेज करके रूट ले लेंगे, उसे बोलते हैं इसकी रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन यानी कि एवरेज निकालेंगे, फिर उस वैल्यू का रूट निकालेंगे। देख लीजिए, करंट का स्क्वायर, फिर इसका मीन किया हमने, फिर हमने किया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास अगेन लिमिट को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 0 से पाई अलग कर लिया, पाई से 2 पाई अलग कर लिया। इसके लिए करंट 0 हो गया हमारे पास। इसके लिए करंट कितना हो गया? I स्क्वायर यानी कि EM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा RF प्लस RL स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, अब इसको करेंगे अलग से इंटीग्रेट और इसको करेंगे अलग से इंटीग्रेट। और जो 2 था हम बाहर लेंगे उसको, तो थीटा का जो डी थीटा का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल थीटा, और पुट करेंगे लिमिट पाई -0। और जो इसका होता है इंटीग्रेशन वो होता है आपका 0। अगर आप अपने आप से ट्राई करोगे तो यू विल गेट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं इसको ड्राइव करके बता दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। तो सॉल्व करते हैं आगे फर्दर हम। दिस वैल्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट IRMS, ये स्क्वायर था, देन IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म यानी कि 1/2 EM बाय RF प्लस RL, और ये अगेन वाज इक्वल टू IM, तो IM बाय में 2। ठीक है, तो हमने IRMS भी निकाल दिया और हमने IM भी निकाल दिया। आपको याद हो पीछे क्या दिखा था हमने? IDC कितना था हमारे पास? IDC वाज इक्वल टू IM बटे में पाई। तो ये तो IM बटे में 2 है, ये IM बटे में पाई यानी कि IM बटे में 3.14। तो क्लियरली जो IRMS से ज़्यादा होता है किससे? ID से। ठीक है, IRMS इज मोर देन IDC। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है एफिशिएंसी। निकालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी डिवाइस की? वो होती है उसकी आउटपुट पावर बाय में उसको कितनी इनपुट पावर मिली है। यानी कि यहाँ पर आउटपुट हमारे पास क्या है? DC है, तो DC आउटपुट पावर बटे में AC इनपुट पावर। ठीक है, सो इसको शो करते हैं बाय द सिंबल नीटा इज इक्वल टू PDC बाय PAC। मतलब DC आउटपुट पावर, AC इनपुट पावर।
नाउ हम जानते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर इज सिंपली गिवन बाय करंट स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है। तो पीडीसी क्या बनेगा आपका, पीडीसी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आउटपुट करंट की, सॉरी आउटपुट पावर की, तो हम यूज़ करेंगे आउटपुट करंट का, यानी कि आईडीसी का। तो आईडीसी क्या होता है, आई एम बाय पाई, तो आई एम बाय पाई का स्क्वायर इनटू में आर क्या है, आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है कितना है, आर एल है, जो आउटपुट में हमने जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट पावर की। इनपुट पावर में यूज़ करेंगे आई इनपुट का स्क्वायर। कितना था हमारे पास इनपुट करंट, यानी कि आरएमएस करंट, वो था आई एम बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और टोटल जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इनपुट का कितना है हमारे पास, जो डायोड का है प्लस जो लोड का है, आर एफ प्लस में आर एल। तो पीडीसी पता है, पीएसी मालूम है, डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सो सोल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहाँ पर ऊपर और नीचे हम डिवाइड करेंगे आर एल से, डिवाइड किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ तो बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा आर एफ बाई आर एल और यहाँ बनेगा 1। ठीक है, और हम जानते हैं दिस वैल्यू बिकॉज आर एफ क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू आर एल, क्योंकि ये इसकी होती है यूनिट ओम, इसकी यूनिट होती है किलो ओम। तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो बन गया 1 बाय में 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगी, अभी वैल्यू आ गई है 0.406। अगर निकालने के इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, यू विल गेट हियर 40.6%। तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक है, वो है रिपल फैक्टर गामा। रिपल फैक्टर बेसिकली क्या होता है, देखो हमने क्या ऑब्टेन किया, डेट फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर डेट इनपुट हमारे पास क्या था, इट इज़ हैविंग 2 डायरेक्शन, वन दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब ये फ्लक्चुएट तो कर ही रहा था, साथ में इसकी जो डायरेक्शन थी 2 थी। आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में इसकी जो डायरेक्शन है वो ओनली 1 होगी, केवल ये पॉजिटिव पोलैरिटी में ही मूव कर रहा है, बट मतलब इट इज़ यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिव भी कर रहा है, देखो कभी 0 है, कभी ज़्यादा, कभी मैक्सिमम, देन लेस देन 0, अभी भी ये फ्लक्चुएट तो कर ही रहा है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, करंट के अंदर 2 बिहेवियर थे, एक तो था इसकी डायरेक्शन, एक थी इसका फ्लक्चुएशन। डायरेक्शन आउटपुट के अंदर इनपुट में 2 थे और आउटपुट में केवल एक रह गया है, लेकिन फ्लक्चुएशन यहाँ भी था और यहाँ भी है हमारे पास। ठीक है, और वो जो फ्लक्चुएशन है वो क्यों है, वो है ड्यू टू एसी कंपोनेंट। तो इसलिए बोलते हैं द एसी पार्ट कंटेन्ड इन द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज कॉल्ड रिपल फैक्टर, यानी कि रेक्टिफायर के आउटपुट में अंदर अभी भी क्या है, कुछ एसी पार्ट बचा हुआ है, उस एसी पार्ट को ही बोलते हैं हम इसका रिपल फैक्टर। और मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू, ये गलती दिया है इन्होंने, इट इज़ डिफाइंड द रेशो ऑफ द AC component to the DC component in the rectifier output। रेक्टिफायर के आउटपुट के अंदर जो AC कंपोनेंट है और जो DC कंपोनेंट है उसकी रेशो को बोलते हैं, यानी कि गामा इज इक्वल टू व्हाट, IAC बाय में IDC। ठीक है, हम जानते हैं जो IRMS क्या होता है, इट इज़ IDC स्क्वायर प्लस में IAC स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास, बिकॉज IRMS इज द टोटल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, जो बनी होती है DC कंपोनेंट और AC कंपोनेंट 2 से बनी होती है। तो हमें निकालनी वाली किसकी, IAC की, देन IAC क्या हो जाएगा आपका, देन आपका IAC हो जाएगा IRMS स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर रूट। ठीक है, देन पुट करेंगे वैल्यू IAC की और IDC की, यू विल गेट गामा इक्वल टू क्या रहेगा आपका IAC बाय में IDC। ठीक है, सोल्व करेंगे वैल्यू ये आ जाएगी। और हम जानते हैं IRMS क्या होता है, IM बाय में 2 और IDC क्या होता है, IM बाय में पाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो IM कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय 2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट गामा इक्वल टू 1.21। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिपल फैक्टर, यानी कि IAC बाई IDC क्या है, इज इक्वल टू 1.21 है। क्लियरली IAC क्या है, ज़्यादा है IDC से, मतलब हमने रेक्टिफाई किया था ताकि हमें कम्प्लीटली DC
करंट वैल्यू, बट हम क्या देख रहे हैं आउटपुट के अंदर अभी भी AC कंपोनेंट क्या ज़्यादा है DC कंपोनेंट से, इसलिए बोलते हैं कि जो इफेक्टिव वैल्यू है जो मतलब रिपल फैक्टर की वो ज़्यादा है, और इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक पुअर डिवाइस है फॉर कन्वर्टिंग AC इनटू DC। कि आउटपुट के अंदर हमें अभी भी क्या दिख रहा है कि AC कंपोनेंट ज़्यादा है DC कंपोनेंट से, तो यानी कि पुअर डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद है एक टॉपिक है, ये पेपर में कभी भी आ जाता है, व्हाट इज़ अ पीक इनवर्स वोल्टेज। बड़ा सिंपल सी बात है, जब हमारे पास डायोड को हम करते हैं रिवर्स बायस, अगर डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया तो मतलब क्या, वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें से करंट पास नहीं करेगा, तो क्या हुआ, जितनी भी वोल्टेज आपकी इनपुट में थी वो एज इट इज़ वोल्टेज आपकी डायोड के दोनों एंड के अक्रॉस जनरेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और उस वोल्टेज को ही हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और ऑब्वियस सी बात है, कितनी वोल्टेज होगी जनरेट हमारे पास, जितनी वोल्टेज इनपुट में थी, यानी कि हम बोलेंगे अगर इनपुट के अंदर आपकी जो पीक वोल्टेज थी वो कितनी थी, देखो इनपुट में जो वोल्टेज थी कितनी थी आपकी, E=EM sin ओमेगा टी, और इनपुट के अंदर जो पीक वोल्टेज क्या थी, पीक यानी कि मैक्सिमम, वो थी EM, और ये वोल्टेज एज इट इज डायोड के अक्रॉस जनरेट हो जाएगी। कब, यहाँ पे कब जनरेट हो जाएगी, जब डायोड आपका होगा रिवर्स बायस, तो इसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवर पीक इनवर्स वोल्टेज। बस इसको आपने डिफाइन करना है और सिंपली 2 लाइन लिखनी है आपने, और कुछ नहीं करना। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।